नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। मुजफ्फरनगर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। जीत के बाद पहली बार खतौली पहुंचे हैं मदन भैया, जहां पर प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देकर विधायक को रोक भी लिया है। तो मदन भैया का आज मुजफ्फरनगर और खतौली में स्वागत होना था, लेकिन उससे पहले ही धारा 144 का हवाला देते हुए प्रशासन ने विधायक को रोक लिया है। तो विधायक ने काफिला रोकने पर प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो केंद्र में बैठे एक मंत्री के इशारे पर काम कर रहा है प्रशासन। मदन भैया का कहना है कि केंद्र में बैठे एक मंत्री के इशारे पर यह पूरा काम किया जा रहा है, प्रशासन उन्हें रोक रहा है, तो क्षेत्र की जनता से मुझे ज्यादा दिन दूर भी नहीं रख पाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण के बाद मैं फिर जनता के बीच जाऊंगा। खतौली भंगेला चेकपोस्ट से विधायक का काफिला मेरठ रवाना हुआ है। तो बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आपको बता रहे हैं। जीत के बाद पहली बार खतौली पहुंचे मदन भैया, तो प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देकर विधायक को रोक लिया। तो मदन भैया का आज मुजफ्फरनगर और खतौली में स्वागत होना था, तो उसी बीच जो है अब प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देकर उन्हें रोक लिया है, जिसके बाद जो है उनमें खासी नाराजगी है। तो विधायक ने काफिला रोकने पर प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। तो उन्होंने कहा है कि केंद्र में बैठे एक मंत्री के इशारे पर यह काम किया जा रहा है। हालांकि इशारा किस ओर था अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। तो केंद्र में बैठे उन्होंने एक मंत्री की ओर इशारा किया है। तो क्षेत्र की जनता से मुझे ज्यादा दिन दूर नहीं रखा जाएगा, प्रशासन को कहा गया है। तो साथ ही उन्होंने कहा शपथ ग्रहण के बाद मैं फिर से जनता के बीच जाऊंगा। तो तस्वीरें आपको वहां की दिखा रहे हैं, जहां पर आज मुजफ्फरनगर और खतौली में आज मदन भैया आने वाले थे। तो जीत के बाद वो पहली बार यहाँ आ रहे थे, उसके बाद जो है, लेकिन उसी बीच प्रशासन ने उन्हें रोक लिया। धारा 144 का हवाला देकर उन्हें रोका गया है। तो इसके बाद मदन भैया खासा नाराज दिखाई दिए। तो इसी बीच उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि केंद्र में बैठे एक मंत्री के इशारे पर ये सब चीजें की जा रही हैं। नमस्कार। तो आज उनका काफिला खतौली और मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हुआ था, लेकिन उससे पहले उन्हें और उनके काफिले को रोक दिया गया है। तो प्रशासन ने धारा 144 का हवाला दिया और विधायक को रोक लिया, जिसके बाद उनके और उनके काफिले के बीच में काफी नोकझोंक भी हुई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे किस तरह से कार्यकर्ता नाराज हो गए और पुलिस के साथ हाथापाई करने पर उतारू हो गए हैं। तो मदन भैया को धारा 144 का हवाला दिया गया है और रोक लिया गया है। तो जिसके बाद कार्यकर्ताओं में भी खासा नाराजगी है। वहीं मदन भैया का आज मुजफ्फरनगर और खतौली में भव्य स्वागत होना था, जिसके लिए वो खतौली और मुजफ्फरनगर पहुंच रहे थे, लेकिन उनके काफिले को बीच में ही रोक लिया गया है। तो मुजफ्फरनगर से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर जीत के बाद पहली बार खतौली पहुंच रहे थे मदन भैया। तो प्रशासन ने लेकिन धारा 144 का हवाला दिया और विधायक को रोक लिया, जिसके बाद विधायक मदन भैया और साथ ही उनके कार्यकर्ताओं में खासा नाराजगी देखने को मिली। तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से एक काफिला जा रहा था और बीच में ही पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक लिया और कहा कि धारा 144 है, तो उसी का हवाला देकर उनके काफिले को रोका गया है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में खासा गुस्सा, नाराजगी देखने को भी मिली। देखिए, लोकतंत्र में पहली बार हो रहा है, जिस व्यक्ति को बाहरी कह रहे थे उसे खतौली के बाहर ही रोका जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या हो रहा है। जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि, जिसको जनता ने अपार प्यार और समर्थन देकर चुनाव जिताया, उसे लॉ एंड ऑर्डर खराब होने के नाम पर रोका जा रहा है। इससे ज्यादा क्या मतलब जो गलत होगा? क्या वजह क्या बताई जा रही? वजह कह रहे लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। पहली बार निर्वाचित जनप्रतिनिधि से लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है। हमें पता है जिला प्रशासन एक स्थानीय जनप्रतिनिधि के इशारे पर काम कर रहा है और वक्त आने पर उस जनप्रतिनिधि का भी हम कमर तोड़ देंगे। प्रतिनिधि का नाम लिया, क्या नाम बताएंगे आप? अरे नाम सब जानते हैं, कौन है निर्वाचित, वो भी जनप्रतिनिधि है, केंद्र में मंत्री बना बैठा है। उसका इस वक्त जो है उसके इशारे पे प्रशासन काम कर रहा है। ये लखनऊ के इशारे पे काम नहीं हो रहा है।
अगला कदम हम पुनः आएंगे, दोबारा आएंगे, क्षेत्र में रहेंगे और शपथ ग्रहण समारोह के बाद फिर आएंगे और हम अपने लोगों के बीच रहेंगे। अपने लोगों के बीच रहने से हमें कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। देखिए, लोकतंत्र में पहली बार हो रहा है, जिस व्यक्ति को बाहरी कह रहे थे उसे खतौली के बाहर ही रोका। तो खतौली विधायक मदन भैया को आप सुन रहे थे, किस तरह से नाराजगी उनके बीच देखी जा रही है, उनके कार्यकर्ताओं के बीच देखी जा रही है, क्योंकि प्रशासन ने आज उन्हें धारा 144 का हवाला देकर रोक लिया था। तो आज मदन भैया मुजफ्फरनगर और खतौली में उनका आज भव्य स्वागत रखा गया था, लेकिन उसी बीच उन्हें रोक लिया गया था। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आशुतोष, आज जीत के बाद पहली बार खतौली पहुंच रहे थे विधायक और उन्हें रोक लिया गया है, काफी नाराजगी भी देखने को मिल रही थी। जी बबीता, बिल्कुल आपको बता दूं, आज जो गठबंधन विधायक है मदन भैया, वो जीत के बाद पहली बार यहाँ मुजफ्फरनगर पहुंच रहे थे, जहां उनका सबसे पहले मुजफ्फरनगर में जो रोज कार्यालय है वहां पर उनका स्वागत कार्यक्रम होना था। उसके बाद वो सपा कार्यालय पर जाने वाले थे और उसके बाद वो खतौली में यहाँ अपना जो उनका कैंप कार्यालय है वहां पर समर्थकों के बीच में आना था उन्हें, जहाँ उनका स्वागत होना था। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, प्रशासन ने उन्हें भंगेला चेक पर ही उनके काफिले को रोक दिया। प्रशासन का कहना है कि धारा 144 लगी हुई है, ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की कोई भूल नहीं की जा सकती, जिसके चलते आज उन्हें यहाँ खतौली में नहीं घुसने दिया। और कहीं ना कहीं प्रशासन के इस रवैये से मदन भैया जो है वो काफी नाराज थे। उन्होंने कहा कि एक मंत्री के इशारे पर यह सब जो प्रशासन है वो काम कर रहा है। उन्हें अपनी जनता के बीच में, जिस जनता ने उन्हें इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, उन्हें जिता। ठीक आशुतोष, मैं आपको रोकना चाहूंगी, खुद मदन भैया हमारे साथ जुड़ गए हैं, खतौली के विधायक। मदन जी, आज आपको रोक लिया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन से खासा नाराज दिखाई दिए हैं आप। जी, तो काफी नाराजगी भी हमने आपकी सुनी है, केंद्र सरकार पर भी आप हमला बोलते हुए नजर आए थे। आप एक नाम ले रहे थे लगातार कि केंद्र सरकार में बैठा एक मंत्री के इशारे पे सब कुछ हो रहा है, किस मंत्री का नाम ले रहे थे आप? नहीं, मुजफ्फरनगर से जो सांसद चुने गए हैं वो यहाँ पर वो एक मंत्री है, उसी के इशारे पे ये सब हुआ है। और ये तो लोकतंत्र की हत्या है। पहली बार ऐसा हुआ है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि को आभार व्यक्त करने के लिए जाने से जो उसके क्षेत्र में रोक जाता है। तो आपको ये लगता है ये पहले से प्री प्लान था आपको रोकना? ये प्री प्लान है, लेकिन ये इससे ज्यादा लोकतंत्र की हत्या नहीं हो सकती। ये हमने भी पहली बार देखा है कि मतलब एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को उसके क्षेत्र में ही जाने से रोका गया। लेकिन धारा 144 लागू हो रखी है, प्रशासन की ओर से तो लगातार यही कहा जा रहा है धारा 144 लागू है, उसी का हवाला आपको देकर रोका भी गया था। धारा 144 रोकने में निर्वाचित जनप्रतिनिधि कोई सभा नहीं कर रहे थे, जो है कोई जुलूस नहीं निकाल रहे थे, कोई रैली नहीं कर रहे थे। खतौली हमारा घर है, अपने घर में ही अगर धारा 144 के नाम पर रोक दिया जाएगा तो फिर तो हिंदुस्तान में लोग नहीं रह पाएंगे। तो मदन भैया वैसे किसी से डरते नहीं है, तो आप मंत्री का नाम लेने से क्यों डर रहे हैं? पूरे देश की जनता आपको सुन रही है, बताइए तो सही मंत्री का नाम। इशारे में आप बोल रहे हैं लेकिन मंत्री का नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं, मुजफ्फरनगर से केवल एक ही केंद्रीय मंत्री है, केवल एक ही केंद्रीय मंत्री है, उसी के इशारे पे कहा गया है। नाम ले लीजिए ना आप, एक बार नाम ले लीजिए। नाम सब जानते हैं, आप भी जानती हैं। तो जानते, जनता नहीं जानती, एक बार आप नाम ले लीजिए उनका एक बार। पूरा जिला प्रशासन नाम जानता है, सब। तो नाम जानते तो आपके मुंह से सुनना चाहेंगे ना, नाम जनता नहीं जानती है। बिल्कुल सब जानते हैं और हम लिखित में दे रहे हैं, उसके एक हार्ड कॉपी हम आपको प्रस्तुत कर देंगे। तो आप नाम ले लीजिए, जनता तो आपको सुन रही है। हार्ड कॉपी आप बाद में देंगे, लेकिन जनता तो अभी आपको सुन रही है ना, क्योंकि आपने साफ तौर पर कहा दोबारा से आएंगे। मंत्री का आपने नाम भी लिया है कि उनके इशारों पे हुआ, आपको क्यों? हार्ड कॉपी हम उसके आपको प्रस्तुत कर देंगे, क्योंकि हम सारी इसकी शिकायतें तुरंत मतलब जो है जो अथॉरिटी है उनको कर रहे हैं, कुछ कर चुके हैं, उसके कॉपी हम आपके पास भी भेज देंगे। तो आपको क्यों लगता है कि एक मंत्री जो है अपने पद पर बैठकर ऐसा क्यों करेंगे आपके साथ? क्यों लगा आपको ऐसा? गरिमा खत्म हो गई है उनकी, गरिमा खत्म हो गई है, चुनाव में गरिमा खत्म हो गई है उनकी। तो अब ठीक है, तो अब अगला कदम क्या होगा आपका फिर? अगला कदम तो हम पुनः आएंगे, बार आएंगे, हमारा घर है, बार आएंगे और लोगों की आवाज उठाएंगे।
तो इसको लेकर जयंत चौधरी जी से भी बात हुई है आपकी? जयंत चौधरी जी से? जयंत जी से भी बात हुई है, अखिलेश जी से भी बात हुई है, और हम जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी इसके मामले में संज्ञान लवाएंगे। तो क्या कुछ कहना था उनका भी इस पर? नहीं जुआएंगे, अब जाएंगे, हम निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, हम हर व्यक्ति से कह सकते हैं, हर व्यक्ति से मतलब जो बात करेंगे। तो क्या आपने, क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री पर आपने निशाना साधा, तो ये कहने का आपका मतलब है कि गठबंधन जीता है इसलिए वो लोग भी डर गए हैं कहीं ना कहीं? निश्चित 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 निश्चित। तो फिर अब आगे क्या? फिर आगे देखिए, आने दीजिए, समय आने दीजिए। 24 फिर भी बताइए तो सही आगे क्या। देख तो हम लोग रहे हैं, अभी भी हमने देखा, लेकिन बताइए तो सही, क्योंकि जनता आपको सुन रही है, आपका कदम तो सुने जरा कि आगे क्या फिर, क्योंकि जो मदन भैया डरते नहीं है, अब उनका आगे क्या कदम होने वाला है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, सवाल डर का और उसका नहीं है, हैं? जो हर चीजें समय पे अच्छी लगती है, समय पे हम बताएंगे। हमने सदैव समय पे ही बोला है, बिना समय के हम नहीं बोलते। हमारा समय जब आप देखिए, निश्चित समय पे हम बताएंगे, हमने बता दिया आपको, निश्चित समय पे बताएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो आशुतोष, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कई तरह के एलिगेशन केंद्रीय मंत्री पर लगाए गए हैं, और अभी हम मदन भैया से भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जानबूझकर रोका गया है इस काफिले को। जी बिल्कुल बबीता, आपको बता दूं, जब मदन भैया को यहाँ रोका गया तो उन्होंने मीडिया से जब बात की तो मीडिया से उन्होंने यही कहा कि केंद्रीय मंत्री के इशारे पर जो प्रशासन है यहाँ का वो काम कर रहा है, और उनके इशारे पर ही कहीं ना कहीं आज उन्हें जनता के बीच में जाने से जो है वो रोका जा रहा है। वो अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, जिन लोगों ने इतना प्यार और स्नेह देकर उन्हें यहाँ विधानसभा में भेजने का काम किया, उनके बीच जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो मंत्री ये नहीं चाहते कि मैं जनता के बीच में जाऊं, उनके काम करूं, और उन्हीं के इशारे पर आज उन्हें यहाँ से घुसने नहीं दिया जा रहा, उन्हें जबरदस्ती वापस भेजा जा रहा है। बिल्कुल आशुतोष, हम तस्वीर भी देख रहे थे, काफी नोकझोंक भी देखने को मिली है वहां पर, कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा गुस्सा था। जी बिल्कुल, जिस तरह से जब उनके काफिले को रोका गया, उनके जो मदन भैया के समर्थक हैं वो यहाँ काफी संख्या में मौजूद थे, और जब काफिले को रोका गया तो कहीं ना कहीं उन समर्थकों के द्वारा प्रशासन के बीच में काफी नोकझोंक भी हुई है। बैरिकेडिंग जो लगाई हुई थी, उस बैरिकेडिंग को हटाने का प्रयास किया गया है, लेकिन उसके बाद जो जिम्मेदार व्यक्ति थे उनके द्वारा इसमें एक तरह से फैसला करा दिया गया। एक तरह से प्रशासन ने उन्हें समझाने में अपने कामयाब रहे कि क्यों उनकी सुरक्षा को लेकर किस तरह से उन्हें रोका जा रहा है, और इसके बाद जब भी वो आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। जी, क्योंकि आज उनका मुजफ्फरनगर और खतौली में भव्य स्वागत भी हो रहा था, क्या कुछ तैयारियां की गई थी, क्या कुछ उन्होंने बताया, और साथ ही क्योंकि काफिला काफी बड़ा देखा जा रहा है, कितनी संख्या में लोग इसमें जुटे थे? ठीक है बबीता, आपको बता दो, जीत के बाद जो गठबंधन विधायक है मदन भैया, वो यहाँ खतौली नहीं आए थे, वो सीधा चंद्रशेखर के पास सहारनपुर के लिए निकल गए थे। और उसके बाद कहीं ना कहीं आज उनका जो ये कार्यक्रम था यहाँ खतौली का था। सबसे पहले वो मुजफ्फरनगर में अपने समर्थकों से मिलने वाले थे, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय पर, उसके बाद सपा कार्यालय पर जाने, और उसके बाद यहाँ पर काफी कुछ तैयारियां खतौली में की गई थी। जो कैंप कार्यालय बनाएगा तो वहाँ जो क्षेत्र की जनता थी वो मौजूद थी, उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद थे, और साथ ही साथ इनके काफिले के बाद तो काफिले में काफी बड़ा काफिला था जो इनके साथ यहाँ मदन भैया के साथ जो यहाँ आया हुआ था, जिसको यहाँ से वापस किया गया है। आशुतोष, एक जो तस्वीर है बार बार स्क्रीन पर हमारे सामने आ रही, जिसमें नोकझोंक करते हुए नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता, किस तरह से पुलिस ने उन पर भी काबू पाया, किस तरह से उन्हें समझाया गया, क्योंकि काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है। तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं किस तरह का आक्रोश उनके अंदर था, तो पुलिस का इस पर क्या कुछ कहना था? साथ ही बबीता, जब मदन भैया के काफिले को रोका गया तो जो काफिले में उनके साथ जो समर्थक थे वो जो यहाँ आए हुए थे, वो कहीं ना कहीं इसमें खासा नाराज दिखाई दिए। जो समर्थक यहाँ पहले से मौजूद थे उनमें नाराजगी दिखाई दी, और उन्हीं के द्वारा जो है वो पुलिस की बैरिकेडिंग जो है वो हटाने का प्रयास किया गया, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन और जो समर्थक है उनके बीच में नोकझोंक हुई थी। हालांकि जो तो मदन भैया कितनी देर तक ये नोकझोंक होती रही, कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच में कितनी देर तक ये नोकझोंक चलती रही? देखिए भैया, जब ये बैरिकेडिंग हटाने का प्रयास किया गया उसी के तुरंत बाद जो है जो उनके काफिले में जो सम्मानित अन्य लोग जो थे, चंदन चौहान विधायक थे और जो अन्य उनके जो पदाधिकारी थे, वो लोग बीच में आए। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को समझाने का काम किया, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन को भी समझाने का काम किया, जिसके बाद जो है ये नोकझोंक जो है वो खत्म हो गई। जी, जिस तरह से हम बयान सुन रहे थे, केंद्र सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा, और साथ ही कहा है, एक तरह से इशारों ही इशारों में बताया गया है कि गठबंधन कितना ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग था और केंद्र सरकार कितनी डरी हुई है, क्योंकि इशारों ही इशारों में वो चीज बताते हुए नजर आए थे कि शपथ ग्रहण में भी आएंगे, और साथ ही जनता का जो प्यार है वो केंद्र सरकार को पच नहीं पा रहा है। इशारों इशारों में उन्होंने यही कहने की कोशिश की है। बबीता, बिल्कुल जिस तरह से मदन भैया ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पर जो निशाना साधा है, कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरह से एक चेतावनी दी है उन्हें 2024 के लिए, कि जो आज इनके इशारे पर जो पुलिस प्रशासन इनका काम कर रहा है, कहीं ना कहीं 2024 में वो इसका जवाब देंगे। वो लगातार लोगों के बीच में यहाँ क्षेत्र में रहेंगे, और जो प्यार और जो इसने उन्हें जनता ने, खतौली की जनता ने दिया,
वही जनता उन्हें 2024 में जी, आगे दिखाने का भी आज तो स्वागत नहीं हो पाया है, तो अब दोबारा कब वापसी होने वाली है तब? देखिए, मदन भैया ने साफ तौर पर कहा है कि आज मुझे रोका गया है, आज मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन मैं शपथ ग्रहण के बाद एक बार फिर लोगों के बीच में आऊंगा, अपने लोगों के बीच में आऊंगा और मुझे कोई भी ताकत है वो रोक नहीं सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं गुजरात में बीजेपी की विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री पद के लिए भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। आपको बता दें कि शंकर चौधरी ने भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसे सभी का समर्थन भी मिल चुका है। तो वहीं थोड़ी देर बाद भूपेंद्र पटेल राज्यपाल से मुलाकात भी करेंगे और मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा भी पेश करने वाले हैं। तो सूत्रों के मुताबिक आज शाम 4 बजे भूपेंद्र पटेल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के साथ दिल्ली आएंगे और पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी करेंगे। साथ ही गुजरात में भूपेंद्र पटेल के नाम पर अब मोहर लग चुकी है, तो दोबारा से वो विधायक दल के नेता चुने गए हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हमारे सहयोगी राहुल। तो राहुल, गुजरात में बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई, क्या कुछ खास रहा इस बैठक में? बबीता, सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे और सर्वसम्मति से दूसरी बार भूपेंद्र पटेल के नाम पर मोहर लगी, उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। और जो जानकारी मिल रही है, कुछ देर बाद ही भूपेंद्र पटेल दोबारा से सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजभवन की ओर कूच कर चुके हैं और कुछ देर में राज्यपाल से मिलेंगे और एक बार फिर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इसके अलावा आज शाम को जो प्रदेश प्रभारी हैं गुजरात के, उन सहित कई वरिष्ठ नेता हाईकमान से दिल्ली आकर मिलेंगे। दिल्ली में मुलाकात के दौरान यहाँ पर और किस किस चेहरे को मंत्री और डिप्टी CM की कुर्सी पर बैठाना है, इन सब पर विस्तृत चर्चा के बाद आखिरी मोहर लगेगी। और जैसा कि पहले से तय है, पहले से ही ऐलान किया जा चुका है कि 12 तारीख को गुजरात सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा और उस समारोह के बाद यूपी की तर्ज पर ही गुजरात में भूपेंद्र पटेल 2.0 सरकार अपना काम करना शुरू कर देगी। राहुल, क्योंकि भूपेंद्र पटेल के नाम पर अब मोहर तो लग चुकी है और थोड़ी ही देर में वो राज्यपाल से भी मिलेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब चुनाव प्रचार हो रहे थे उसी समय से ये बात सामने आ रही थी कि भूपेंद्र पटेल ही अगले CM होने वाले हैं, तो क्या और भी नाम थे जो इस लिस्ट में आगे चल रहे थे या फिर भूपेंद्र पटेल पहले से ही सर्वसम्मति से पारित कर दिए गए थे? बबीता, भूपेंद्र पटेल के नाम पर किसी तरह का कोई मतलब दुविधा नहीं थी हाईकमान को और इसी वजह से पहले से ही सब चीज़ें साफ कर दी गई थी। लेकिन जैसा कि इस चुनाव में देखने को मिला है कि बहुत सारे नए विधायक चुनकर बीजेपी की तरफ से इस बार विधानसभा में पहुंचे हैं, तो देखने वाली बात ये होगी कि जो भूपेंद्र पटेल की दूसरी कैबिनेट होगी उसमें कौन कौन से पुराने चेहरे मौजूद रहेंगे और कौन कौन से नए चेहरे उस कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल, कैबिनेट का क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जिक्र हो रहा है, सभी लोगों की अब निगाह, क्योंकि CM को लेकर तो सभी को पता चल गया कि CM के नाम पर मोहर लग गई, लेकिन कैबिनेट मंत्री कौन कौन होंगे इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? कौन कौन से नाम है जो सामने आ रहे हैं अभी तक? बबीता, देखिए, जो भूपेंद्र पटेल की पिछली सरकार थी, उस सरकार में कई ऐसे मंत्री थे जो इस बार भी नज़र आ सकते हैं, जबकि कांग्रेस से आए कई ऐसे विधायक भी हैं जो बीजेपी के टिकट पर इस बार चुनाव लड़े और जीते और उन्हें भी जिम्मेदारी दी जा सकती है, बड़ी जिम्मेदारी कैबिनेट में दी जा सकती है। फिलहाल जैसा मैंने बताया कि अभी तक किसी भी नाम को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। आज शाम को जब हाईकमान के साथ, अमित शाह के साथ, JP नड्डा के साथ जब गुजरात के नेताओं की बैठक होगी, उसके बाद विस्तृत चर्चा के बाद साफ हो पाएगी। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है राहुल कि भूपेंद्र पटेल राज्यपाल से जो मुलाकात है उनकी कब तक हो पाएगी? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? बबीता, अब से कुछ ही देर बाद राजभवन भूपेंद्र पटेल पहुंचेंगे और राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और उसके साथ ही, हालांकि 12 तारीख को जो शपथ ग्रहण समारोह होना है उसकी तैयारियां 8 तारीख को आए नतीजों के दौरान से ही शुरू हो गई थी और एग्जिट पोल पहले से ही बीजेपी की सरकार बनने की पुष्टि करते आ रहे थे। तो जाहिर तौर पर आज देर रात तक कैबिनेट
में कौन कौन से चेहरे मौजूद रहेंगे, किस किस को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, उस सब वो तस्वीर साफ हो जाएगी। तस्वीर धीरे धीरे आज शाम साफ हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने पत्रकार वार्ता की है। तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी ने एक ऐतिहासिक जीत को हासिल किया है, तो इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। उनके आदर्शों से ही 27 साल के बाद भी एक विकास के मुद्दे पर चुनाव जीतना ऐतिहासिक विजय का परिणाम है। तो जिसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के प्रति शुभकामनाएं भी व्यक्त की और साथ ही कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस का परिणाम सबसे खराब माना जा रहा है, जो लगातार गिरती ही जा रही है। हिमाचल प्रदेश के चुनाव पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है, लेकिन वोट का प्रतिशत 0.9% ही रहा है, यानी कि ज्यादा अंतर नहीं था। तो रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधानसभा में बोले पूर्व सीएम, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से ऐतिहासिक एक जीत बीजेपी ने अपने नाम की है, वैसा ही इतिहास हम आगे भी करते जाएंगे, ऐसा ही रचते जाएंगे। तो इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, तीसरे वनडे में ईशान किशन ने इतिहास रच दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तीसरे वनडे में ईशान किशन ने एक नया इतिहास रचा है। तो सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो 130 गेंदों में 210 रन बनाकर उन्होंने एक इतिहास रच दिया है। तो बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने दोहरा शतक दोहराया है। तो तीसरे वनडे में ईशान किशन ने नया इतिहास रचा है। तो सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो 130 गेंदों में 200 रन बनाकर नाबाद हुए हैं। तो बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने दोहरा शतक बनाया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, तीसरे वनडे में ईशान किशन ने इतिहास रच दिया है। सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिनकर हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। तो दिनकर, तीसरे वनडे में ईशान किशन ने नया इतिहास रचा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बबीता, बता दूं कि ईशान किशन को इस मैच में मौका दिया गया था रोहित शर्मा की जगह पे, क्योंकि रोहित शर्मा पिछले मैच में इंजर्ड हो गए थे। वहीं ईशान किशन आज के मैच में स्टार्टिंग से ही ताबड़तोड़ हिटिंग कर रहे थे। एक तरफ से शिखर धवन के विकेट जाने के बाद विराट कोहली थोड़ा स्लो खेले, तो ईशान किशन ने लगातार चौके पहले लगाए। फिर जब उनका कॉन्फिडेंट थोड़ा हाई हुआ तो फिर वो ऊपरी शॉट्स की ओर बढ़े और छक्कों में डील करने लगे। हमने देखा कि जैसे उन्होंने 100 बनाया 90 गेंद में, उसके बाद लास्ट के 30 गेंदों में उनकी जो पारी रही वो बहुत ही तेज रही और ईशान किशन ने ऐसे करके 130 गेंद में 210 रन बना के सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। जी, क्योंकि दिनकर आज ईशान किशन ने एक नया इतिहास रचा है, सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले किसके नाम था ये? इसके पहले रोहित शर्मा ने बनाया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। रोहित शर्मा ने शायद 2016 या 17 का वो समय रहा होगा। लेकिन ईशान किशन की इस पारी की खासियत यह थी कि आज ही ईशान किशन ने अपने पहला वनडे शतक लगाया और उसी को दोहरे में कन्वर्ट कर दिया। ये बहुत बड़ी अपने आप में बात होती है। बबीता, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनकर आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।